अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फर्टिलाइजर या उर्दू में इसको खाद कहा जाता है। अजीजान मन, फर्टिलाइजर ऐसे सबस्टांसेस हैं जो जमीन की जरखेजी में इजाफा करते हैं। अब इसको यूं समझें कि पहले आपने एक खेत है, उसके अंदर आपने किसी फसल को लगाया। जब तक वो फसल पककर तैयार होती है तब तक वो उस जमीन से अपनी जरूरत के मटेरियल को एब्जॉर्ब करती रहती है। आप उस फसल को काश्त कर लेते हैं, फिर नई फसल लगाते हैं, फिर वो जमीन से अपनी जरूरत के जो मटेरियल है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करती रहती है और फिर आप उसको काट लेते हैं। अब हो क्या रहा है, जमीन के पास उन मिनरल्स की, उन सबस्टांसेस की और एलिमेंट की कमी होती जा रही है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। अजीजान मन, अब उस कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ा। ये फर्टिलाइजर कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और इनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी तैयार किया जाता है। अब जो फसल जमीन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये फर्टिलाइजर में वही न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट ने अपनी ग्रोथ के दौरान इस्तेमाल किए थे। मिसाल के तौर पर वो फसल आपने काटी तो वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स तो लेकर चली गई। अब उसकी जो कमी है वो फर्टिलाइजर जब आप ऐड करेंगे तो उसकी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। अजीजान मन, डेफिनेशन को पढ़ते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस containing the element necessary for the growth of plant, they fill up the deficiency of the element used by the previous crop। यानी कि जो पिछली फसल ने एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया है उनकी कमी को फर्टिलाइजर्स पूरा करेंगे। अजीजान मन, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5000 बीसी के अंदर जो चाइनीज थे, इन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल किया और उस ऑर्गेनिक मटेरियल को मैन्योर कहते हैं। उर्दू में इसको वैसे गोबर कहा जाता है, यानी कि गाय, भैंस हैं, बकरी हैं, इनका जो फुजला होता है उसको वो क्या करते थे, खेतों के अंदर फेंक देते थे और फिर उससे उन्होंने देखा कि फसल जो है वो अच्छी होने लग गई। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि गोबर को, मैन्योर को डिकम्पोज होने के अंदर काफी ज्यादा टाइम लगा करता था। नो डाउट, इसमें शक नहीं है कि जमीन की जरखेजी तो बढ़ी मगर ये तो 5-5, 6-6 महीने वहां पर डिकम्पोज ही नहीं होता था। तो ये इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक जो है वो सामने आता है। अजीजान मैंने फिर उसके बाद आते हैं रोमन्स। तकरीबन 1200 बीसी के अंदर रोमन्स ने आकर ये कहा कि जी ठीक है, जो आप मैन्योर इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक और तरीकेकार है कि आप रोटेशनल क्रॉप्स करें। मिसाल के तौर पर अगर एक खेत है, उसके अंदर अभी आपने गंदम लगाई है तो गंदम काट के दोबारा गंदम नहीं लगा दें, गंदम काट के उसके अलावा कोई चीज वहां पर लगा दें, कपास लगा दें या वहां पर जो है आप ये कह लें कि मुंजी लगा दें या कोई और फसल आप लगाएं, लेकिन गंदम काटने के बाद गंदम को ही मत लगाएं। क्लियर? तो इसको कहते हैं रोटेशनल क्रॉप्स, क्योंकि रोमन जो थे वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे। यहां तक बातें क्लियर? अब इसको पढ़ते हैं जी। Since the 5000 BC, Chinese used the manure to fill up the deficiency of element. Roman around the 1200 BC used the manure rotational crop, यानी कि फसल को जो है वो तब्दील करके लगाएं। और एक और चीज है, एडिंग लाइम टू साइल, यानी कि जमीन की जरखेजी को फर्दर बढ़ाने के लिए आप लाइम का इस्तेमाल करें। क्लियर? नाउ अजीज तलबा, अभी हमने देखा कि जो चाइनीज थे वो जानवरों का फुजला वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो उनको आप कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि वो फर्टिलाइजर जो आप जानदारों से इस्तेमाल लेते हैं उनको आप कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर।
और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो वाली खादें हैं जो आप जानदारों से नहीं लेते बल्कि उनको इंडस्ट्रीज के अंदर खुद तैयार किया करते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि जो मेन्योर होता है वो 6-6 महीने खेतों में पड़ा रहता है, डिकम्पोज नहीं होता, वो ऑर्गेनिक है। लेकिन इनऑर्गेनिक का ये फायदा होता है कि ये फौरन से पानी में हल हो जाते हैं और प्लांट को फौरन ही दस्तयाब हो जाते हैं कि वो अपने अंदर इन एलिमेंट को यूज कर सके। अजीजाने मन, इसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है बेटर होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि एक देर पा तक जो है वो आपके लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन इसकी बड़ी स्लो होती रहती है। एक नंबर 2, ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं देते। दूसरी बात है ये लीचिंग वाले प्रोसेस जो है उनको नहीं ये जो है वो छेड़ा करते। तो इसी तरह से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रेडिली अवेलेबल है लेकिन लीचिंग वगैरह हो जाती है और थोड़े बहुत इनके जो है वो ड्रॉबैक भी हैं। अजीजाने मन, अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें कुछ एलिमेंट प्लांट को ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्लांट को थोड़ी मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं। अब वो एलिमेंट्स जो प्लांट को ज्यादा मिकदार के अंदर चाहिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और वो एलिमेंट जो प्लांट को थोड़ी मिकदार के अंदर चाहिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सपोज अगर आप 1 एकड़ के ऊपर अपनी फसल लगा रहे हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक चाहिए। लेकिन वहीं पर उसी 1 एकड़ के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तकरीबन 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ग्राम में चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किलोग्राम के अंदर चाहिए होते हैं। अजीजाने मन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, ये वाले एलिमेंट आ जाते हैं। जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर पोटाशियम आता है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है। तो ये वाले एलिमेंट जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑलमोस्ट 6 to 200 ग्राम पर एकड़, पॉइजनस इन द लार्ज अमाउंट लाइक जिंक, कॉपर एंड आयरन। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर आप इनको ज्यादा दे देंगे तो वो प्लांट को विल्ट कर देगा, सुखा देगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट ऑलमोस्ट 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़ और नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है। यहां तक बातें क्लियर? नाउ अजीजान मन, अब हमें यह भी पता लग गया कि फर्टिलाइजर के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। अब हमने उनको किस तरह से फर्टिलाइजर के अंदर कन्वर्ट करना है उसका तो एक प्रोसेस है। कन्वर्ट करने के बाद फर्टिलाइजर की क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए उसको जो है आपने मलहूज़े खातर रखना है। पहली चीज ये कि अगर आप फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो उसको प्लांट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उसको जमीन की पीएच को तब्दील नहीं करना चाहिए। अगर जमीन की पीएच तब्दील होगी तो जमीन के अंदर जो माइक्रोब हैं उनकी डेथ हो सकती है। तीसरी बात है कि उसको पानी के अंदर हल होना चाहिए। फिर फर्टिलाइजर की यह भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो सस्ते जो हैं वो तैयार किए जा सकें या उनके रेट इतने ना हो जाएं कि लोग उसको परचेज ही ना करें, उसको खरीदें ही ना। तो ये वो कुछ खुसूसियात होती हैं जिनकी बेस के ऊपर आप फर्टिलाइजर को तैयार करते हैं ताकि उन फर्टिलाइजर को बाद में इस्तेमाल किया जा सके। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपके साथ जो है वो यहां पर शेयर की हैं। दे शुड नॉट बी डेलिक्यूसेंट। इसका मतलब ये होता है कि वो इस तरह ना हो कि वो पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, वो जज़ब करने वाला ना हो बल्कि पानी के अंदर हल होने वाला होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, इट शुड रेडिली अवेलेबल। ये ऐसा नहीं है कि
6-6 महीने साल जो है वो पड़ा रहे, या पानी के अंदर जब पानी उसमें एब्जॉर्ब होता है तो वो पत्थर पानी के दरमियान में पड़ा रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको फौरन से हल हो और प्लांट को फौरन अवेलेबल होना चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विद प्लांट, प्लांट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे उसकी जड़ों के साथ, वरना प्लांट तो वैसे ही सुखा देगा। फिर इट शुड बी चीप, इसको सस्ता होना चाहिए ना कि घटिया होना चाहिए। चीप मतलब सस्ता। स्टेबल होना चाहिए एंड सॉल्युबल इन वाटर। इट शुड नॉट अल्टर द पीएच ऑफ सॉइल, इसको जमीन की पीएच को भी तब्दील नहीं करना चाहिए। यहां तक बातें क्लियर? नाउ अब आते हैं, हमने क्लासिफिकेशन देखी है कि फर्टिलाइजर की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है। अजीजान मन, जो एडवांस लेक्चर्स आएंगे उसमें तो मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि फर्टिलाइजर को सोर्स की बेस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, एलिमेंट्स की बेस के ऊपर भी क्लासिफाई किया जाता है, और उनके मोड के ऊपर भी क्लासिफाई किया जाता है कि उसको प्लांट को प्रोवाइड कैसे करना है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर क्लासिफाई किया है, तो हम सिर्फ उसी को देखेंगे। पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, दूसरी है फास्फोरस फर्टिलाइजर और तीसरी है पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। अजीजान मन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो प्लांट को नाइट्रोजन दिया करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास अमोनिया आ जाता है, इसी तरह से कुछ एग्जांपल है, अमोनियम नाइट्रेट आ जाता है, यूरिया आ जाता है। ये वो फर्टिलाइजर है जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है और वो प्लांट को नाइट्रोजन मुहैया किया करते हैं। अब नाइट्रोजन प्लांट के लिए क्यों जरूरी होती है? आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हार्मोन्स का भी हिस्सा होती है, एंजाइम का भी हिस्सा होती है, प्रोटीन का भी हिस्सा होती है। तो प्लांट को एंजाइम बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए और इसी तरह से हार्मोन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन दरकार होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वो जरूरी है प्लांट के लिए और हम उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की शक्ल के अंदर दिया करते हैं। अब दूसरी बात है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तीसरी बात यह कि जो नाइट्रोजन होती है, इसको फर्टिलाइजर को सीजन जैसे ही फसल का शुरू होता है तो आप फौरन से प्लांट को देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्लियर जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए भी नाइट्रोजन अपना रोल प्ले करती है। यानी कि अभी आपने जो है वो फसल को बोया है, अभी लगाई है फसल, तो फौरन से ही आप उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मुहैया कर दें। अजीजान मन, दूसरे जो फर्टिलाइजर हैं वो है फास्फोरस फर्टिलाइजर। ये वो फर्टिलाइजर्स हैं जो जमीन को फास्फोरस मुहैया करते हैं। अब फास्फोरस जो होता है वो आप कैल्शियम सुपर फास्फेट, या इसको बुक्स के अंदर जो होता है वो डाई हाइड्रोजन कैल्शियम सुपर फास्फेट भी कहा जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन ये जो कैल्शियम सुपर फास्फेट होता है ये जमीन को फास्फोरस देता है। अब फास्फोरस प्लांट के अंदर रेजिस्टेंट पैदा करते हैं। रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट? मौसम के अगेंस्ट। इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस मुहैया करते हैं ताकि उनको बीमारी जल्दी ना लग जाए। फिर इसी तरह से फास्फोरस जो है वो फ्लावरिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है। यानी कि अगर फसल है वो जब पकने लगती है या फल उठाती है तो उससे पहले उसको जो है वो फ्लावर उसका बनता है। अब वो जो फ्लावर होता है उसके अंदर पोलिनेशन होती है, उसके बाद जो है वो फ्रूट में तब्दील होता है। तो जो फास्फोरस होता है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। फ्लावरिंग, सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए फास्फोरस जरूरी होता है। ये रूट्स के लिए अच्छा होता है, स्टेम के लिए, और थ्रू आउट द लाइफ प्लांट को चाहिए होता है क्योंकि उसकी रूट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रहनी है, स्टेम यानी कि तना भी थ्रू आउट द लाइफ रहना, तो ये पूरी जिंदगी उसको चाहिए होता है। अजीजान मन, मैं जरा साइड पर हूं, मैंने एडिशनल पॉइंट भी इसमें लिखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट फर्टिलाइजर को डिस्कस करते हैं।
अजीज तलबा, अब हम देखते हैं पोटाशियम फर्टिलाइजर को। अब जो पोटाशियम फर्टिलाइजर होता है ये खास तौर पर गंदम की फसल के लिए, इसी तरह से मकई की जो फसल होती है या टोबैको की जो फसल होती है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च होती है, यानी कि स्टार्च की प्रोडक्शन के लिए पोटाशियम फर्टिलाइजर चाहिए होता है। ये जमीन को पोटाशियम मुहैया करता है और ज्यादा बेहतर होता है गंदम की फसल वगैरह के लिए। अजीजान मन, अब जो पोटाशियम फर्टिलाइजर है वो दिया किधर से जाता है? वो तो या तो पोटाशियम सल्फेट की फॉर्म में या पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह की फॉर्म के अंदर जमीन को मुहैया किया जाता है। इसी तरह से जो पोटाशियम होता है ये प्लांट के अंदर डिजीज यानी कि बीमारी के खिलाफ जो है मज़ाहमत वो भी पैदा करवाता है, उसको भी इंड्यूस करवाया करता है। फिर ये जो पोटाशियम होता है ये फ्रूट के, फल के और उसके बीज के पकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि प्लांट के अंदर जो है वो पोटाशियम की कमी है? तो जो प्लांट के पौधे के पत्ते होते हैं वो किनारों से यानी कि एजिस से या तो येलो कलर अपना दिखाना शुरू कर देते हैं और या फिर वो ब्राउन कलर शो करते हैं और हमें पता लग जाता है कि अब इसको पोटाशियम की कमी है, तो पोटाशियम फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाएं। अजाने मन, मैं साइड पर हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।